नमस्कार साथियों, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की सी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो कानों को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो आँखों को दिखाई दे उसे तूफ़ान कहते हैं, उसे तूफ़ान कहते हैं। और ये जो दीवार का सुराख है साहब, जो ये दीवार का सुराख है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, अपने घर का रोशनदान कहते हैं। आज़ादी का सही मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की, जो कभी गुलामी की बेड़ियों में बंधा हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जब हम फिरंगियों के फेरे में बंधे हुए थे, तब रंग दे बसंती चोला की एक आवाज़ पर टोले के टोले उमड़ आते थे। उनके वंदे मातरम के नारों से खून में उठने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी सरकार की जड़ों को हिला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी पर चढ़ जाते थे, तो वह भी अपनी देशभक्ति को साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद सन 62, 65 और 71 में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर के हालात हो जाते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियाँ चली गईं, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ चली गईं, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की कई बोटियाँ चली गईं। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, लेकिन मेरे घर की तो रोटियाँ चली गईं, मेरे घर की तो रोटियाँ चली गईं वाले हालात पैदा हो जाने के बाद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मन की धज्जियाँ उड़ा देने के लिए भेज देती थी और उसे पत्र लिखकर भेजती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े चाव से, पुत्र मेरे ना घबराना, 1 इंच ना पीछे हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। कि जिस दिन तू शहीद हुआ ना जाने किस तरह तेरी माँ सोई होगी। कि जिस दिन तू शहीद हुआ ना जाने किस तरह तेरी माँ सोई होगी। मैं तो बस इतना जानूं कि वो गोली भी तेरे सीने में आकर रोई होगी, वो गोली भी तेरे सीने में आकर रोई होगी। इस तरह पूरा परिवार, पूरा देश, पूरा समाज अपनी देशभक्ति को साबित कर रहा होता था साहब। उस समय देश लड़ जाने को कहता था, उस समय देश मिट जाने को कहता था, उस समय देश फांसी पर चढ़ जाने को कहता था, लेकिन आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी पर चढ़ जाने को नहीं कहता। वर्तमान भारत में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, लगन और कर्तव्यता के साथ करता है तो निश्चित ही तौर पर वह राष्ट्र प्रेमी है, वही सच्चा देशभक्त है। मैं नहीं मानता कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंग देना ही देशभक्ति है। और यदि आप लोग कहेंगे कि वर्ष में 2 दिन अपने हाथों में तिरंगा लेना देशभक्ति है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फुटपाथ पर बहता हुआ बच्चा जो नंगे पैर तिरंगा बेच रहा होता है, तो उसे आप उसकी यह देशभक्ति कहेंगे? साहब, यह उसकी देशभक्ति नहीं बल्कि भूखे पेट की वह शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालय को जानते हैं, जो सिर्फ भूखे पेट होते हैं वो सिर्फ भोजन के निवालय को जानते हैं, भोजन के निवालय को जानते हैं। इस तरह अपने परिवार, अपने समाज के प्रति समर्पण का भाव है सच्ची देशभक्ति। और जो सच्चा देश प्रेमी है उसके अंदर देशद्रोही के प्रति उठने वाला तूफान होता है सच्ची देशभक्ति। उनके लिए 2 पंक्तियां कहूँगा कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, भाईचारे से रहना है तो रह इस ज़मीन पर, वरना कब्र भी तेरी है और कब्रिस्तान भी तेरा है, कब्रिस्तान भी तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज़्यादा देशभक्ति जब आहत होती है जब एक देश प्रेमी अपने वृद्ध माता पिता को वृद्ध आश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। करार उठती है देशभक्ति जब हम मुसीबत में फंसे लोगों को उनकी मुसीबत से निकालने की बजाय सेल्फी लेकर के अपनी लाइक बढ़ाने में लगे रहते हैं।
आज वो युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने समाज की, अपने देश की, अपने राष्ट्र की, वही युवा अपनी छोटी सी 4x4 इंच की स्क्रीन पर अपने उंगलियों के घर्षण मात्र से अपने भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। हम ऐसे समाज में जीते हैं जहां पत्थर की मूर्ति को लगते हैं 56 भोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं कई लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं कई लोग। हमें हमेशा मजदूर को मजदूर समझना चाहिए, मजबूर नहीं। और गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। यदि दान देने के इच्छुक हैं तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंग दान दे करके मरते हुए को जीवन दान दीजिए। क्योंकि ना ये सरकार मेरी है और ना ही ये रब मेरा है, ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत का हूँ और ये भारत मेरा है और ये भारत मेरा है। हमारे समाज में एक वैचारिक बीमारी भी हमें नजर आती है। लोग कहते हैं कि हमारा देश सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहाँ ईसाई पैदा होते हैं, मुस्लिम पैदा होते हैं, सिख पैदा होते हैं, लेकिन बदनसीब है साहब अब इंसान पैदा नहीं होते। जरा सोच कर देखिए, ये पत्ते पेड़ शाखाएं भी परेशान हो जाएं। जरा सोच कर देखिए, ये पत्ते पेड़ शाखाएं भी परेशान हो जाएं यदि परिंदे हिंदू और मुसलमान हो जाएं, यदि परिंदे हिंदू और मुसलमान हो जाएं। ना हिंदू की ज़रूरत है ना मुसलमान की ज़रूरत है। राष्ट्र निर्माण और स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए केवल एक अच्छे इंसान की ज़रूरत है, एक अच्छे इंसान की ज़रूरत है। हम ऐसे समाज में जीने वाले लोग हैं जहां चाय की दुकान पर अखबार पढ़ते समय कहते हैं कि यार बाल मजदूरी कराने वालों को तो फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। ये छोटू 2 चाय ला। जब पंडित गोविंद व्यास की 2 पंक्तियां कि फुर्सत तो मुझे भी थी बहुत देश के लिए, लेकिन जब पेट भर गया तो मुझे नींद आ गई। हमारे देश में एक शैक्षणिक बीमारी भी बहुत तेजी से पैर पसार रही है, क्योंकि हमारे देश में शिक्षा नीति केवल 2 प्रकार के लोगों के लिए बनती है। एक वो जो धनवान हैं और दूसरे वो जो विद्वान हैं। ऐसी कई अजब सी बीमारियां हैं। इन बीमारियों को दूर करने के लिए हमें बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि चोट हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती है। अंत में मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ सरहद पर खड़े दिन रात हमारी रक्षा में हर एक जवान को, पुलिस प्रशासन और किसान को एवं हर उस व्यक्ति को जो अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी लगन और मेहनत के साथ करता है। हमारा भारत महान था, महान है, महान रहेगा। हौसला होगा सबके दिलों में बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही नहीं पूरा जहान जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। हम बुलबुले हैं उसके, यह गुलसिता हमारा, यह गुलसिता हमारा। जय हिंद, जय भारत।